हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट के मैथ पोर्शन में जिस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम उसका जो है एक सीरीज लेकर के आए हैं। ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों को जो है मैथ से डर लगता है, तो मैंने खास तौर से आज का वीडियो प्रिपेयर किया है सिर्फ उनके लिए कि आपको एग्जाम में बैठने से पहले इन जो क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, 100 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, समझ में नहीं आया हो, या फिर जो है कोई क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया हो, तो प्लीज आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही कॉमन पूछा जाता है एग्जाम में। 15% और 12% की दो क्रमागत छूटों की एकल छूट क्या होगी? अगर इस तरीके, और मैं सारे क्वेश्चंस की ट्रिक्स ही कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो अगर देखिए एकल छूट की बात करें, ऐसा क्वेश्चन आ जाए अगर आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है। 15+12 है ना, 15+12 -15 इंटू 12/100, ये बस करना है। ठीक है, बात समझ गए? और बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 15+12 कितना होता है? 27 हो गया, माइनस हो गया 15 180/100, और ये 0 1.8, अगर इसको घटा देंगे तो यहां 25.2 आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30% और 40% की दो क्रमागत छूटों की सकल एकल जो है छूट क्या होगी? ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे करेंगे। दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। ठीक है, -30 × 40/100, कुछ नहीं करना, 0 से 0 हटा दीजिए। 4 3 7, 70 -4 3 12, 12 हो गया, ये हो गया 58। आंसर देखिए कहां पे, ऑप्शन यहां पे ए सही जवाब होगा। नोट करते हुए जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना है। अब देखिए यहां पे बोल रहा है पूर्ण संख्या। एक तो होता है पूर्ण संख्या और एक होता है प्राकृत संख्या। ये दो शब्द याद रखना। पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अगर हम प्राकृत संख्या की बात कर लेते, प्राकृतिक संख्या की बात करते, तो वहां पे वो शुरू होती 1 2 3 4 और 5 या डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहां तक समझ गए? चलिए, अब यहां पे प्रथम पूर्ण संख्या की बात कर रहा है, तो मतलब 0 से शुरू हो रहा है, तो एवरेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, n-1/2 करना होगा। तो n की वैल्यू है 5 -1/2 4/2, और यहां पे 2। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का, अच्छा एक चीज और भूल गया मैं, ये पूर्ण संख्या की बात हो रही थी। अब अगर हम मान लीजिए प्राकृत संख्या का आंसर निकालना हो जाता, तब क्या करते? तो कुछ नहीं करना होता, उसमें प्राकृत संख्या में एवरेज निकालने के लिए आपका करना होगा n+1/2। तो यहां पे 5 + 1 हो गया 6/2, मतलब 3 आंसर हो जाता। तो पूर्ण संख्या का आंसर है 2, और प्राकृत संख्या का आंसर है, प्राकृतिक संख्या का आंसर है 3। ठीक है, चलो, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 28 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखिए 7x/11x है, यही तो संख्या दी गई है ना, दो संख्याएं। हमें हमें पता है कि जो एलसीएम और एचसीएफ जब हम निकालते हैं, तो एचसीएफ जो होता है, दोनों या तीन जो जितनी भी संख्या होता है उसका कॉमन होता है। तो यहां पे जो एक्स वैल्यू है वो कॉमन है, और एक्स की वैल्यू दी गई है 28, यही तो एचसीएफ है भाई, एचसीएफ एक्स ही तो है। अब 28 दी गई है, कुछ नहीं करना है, आपको यही एक्स की वैल्यू यहां पे पुट कर देनी है ना। तो अगर हम 7 और 11 को जोड़ दें तो यहां कितना हो जाता है? 18। यहां तक समझ गए? 18x हो जाएगा। इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 18x, और यहां पे 18 इंटू 28 करना है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 504 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए एक क्वेश्चन जो है आपको ये कैलेंडर से रिलेटेड पूछेगा, तो मैंने कैलेंडर में जितने भी सिंपल कॉन्सेप्ट में हो सकते हैं, ट्रिक्स वाले हो सकते हैं, वो मैंने आपको सब यहाँ पे दिए हैं। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आज शनिवार है और 48 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो 48 दिन के बाद क्या, तो देखिए हम क्या करेंगे भाई, शनिवार, सोमवार, मंगलवार ये सब जो है वीक डेज में होते हैं, तो 7 दिन का होता है, तो कुछ नहीं करना है, 7 से ऐसे संख्याओं को डिवाइड करना होता है। तो 7 चौको 28, 7 छंग 42 होता है, ठीक है, 7 छंग 42 है। तो यहां पे जो संख्या निकल के आई 6, और 6 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो जो नीचे संख्या निकलती है ये ऑड नंबर होगा, या ऑड वैल्यू इसको ले लीजिए, इसको कह सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, नीचे की संख्याओं को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे 6 निकल के आ रहा है और यहां पे बोल रहा है शनिवार है, तो शनिवार में 6 संख्या जोड़ दीजिए। तो शनिवार है, फिर आएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और यहां हो गया फ्राइडे। तो आंसर निकल के आएगा शुक्रवार। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। हमें सिर्फ केवल नीचे की संख्या से लेना देना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आज मंगलवार है तो 491 डेज पहले पहले, अब देखिए यहां पे पूछ रहा है पहले, इस चीज को और भी ध्यान रखिएगा। यहां पे पूछ रहा है बाद में, तो हम जब बाद की बात करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो हम जोड़ते हैं। शनिवार में हमने 6 दिन जोड़ा था, बात यहां पे समझ गए। अगर पहले की बात आएगी तो हम माइनस कर देंगे, यही जो कि इस क्वेश्चन में दिया गया है। और आपको कुछ नहीं करना है, 491 को पहले तो हम 7 से भाग देंगे, तो 7 सते 49, ठीक है, और एक बचा, और यही ऑड वैल्यू निकल के आएगी। बात यहां पे समझ गए। अब पहले का दिन पूछ रहा है, मतलब हम मंगलवार में हम एक दिन घटा देंगे, तो मंगलवार में एक दिन घटाएंगे तो आंसर हो गया सोमवार। सभी को मैं बार बार कहूंगा कि मैंने कम से कम अभी 4-5 जो है वीडियोस अपलोड कर चुका हूं ऐसे मैथ के क्वेश्चंस के। अगर इन क्वेश्चंस को आपने देख लिया, सॉल्व कर लिया, जिनकी मैथ कमजोर है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि मैथ से डर लगता है और मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए मैं कह रहा हूं कि एक बार ऐसे क्वेश्चंस को तैयार कर लो, नोट्स बना लेना, ये एग्जाम में पूछेगा और 101% आपको इनमें से जो 3-4 वीडियोस मैंने अपलोड किया उनमें से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो 15 क्वेश्चंस में से मुझे उम्मीद है कि 8-9 क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट दूसरा ये इस तरीके का भी आता है कि 1 अगस्त 2009 को शनिवार था, तो 1 अगस्त 2013 को कौन सा दिन होगा। अब यहां पे देखिए सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे पूछ रहा है 1 अगस्त 2009 को यहां पे शनिवार था, तो 1 अगस्त 2013 को कौन सा दिन होगा, ठीक। अब ध्यान रखिएगा, जब भी आप वर्ष जो है दिया जाए तो उसमें एक चीज और याद रखिएगा कि कहीं वो लीप वर्ष तो नहीं है जो 4 साल में आता है। तो देखिए अगर हम यहां पे 2009 से 2013 तक जाते हैं तो कितने जो है वर्ष गुजरने होंगे, तो 4 साल, ठीक है। ये 10, 11, 12, 13 एक तो 4 साल। तो जब भी जो भी एक साल जब गुजरता है, जिस दिन पे आप खड़े हैं उसके अगले साल के दिन पे एक दिन बढ़ जाता है। मतलब 1 अगस्त 2009 को शनिवार था, तो 1 अगस्त 2010 को शनिवार की जगह क्या होगा, अब संडे आ जाएगा। फिर 1 अगस्त 2010 को संडे था, तो 1 अगस्त 2011 को क्या होगा, मंडे आ जाएगा। इस तरीके से होता है। अब यहां पे देखिए 2009 ये क्या लीप वर्ष है, नहीं, ये लीप वर्ष नहीं है। 2010 लीप वर्ष है, क्या है, नहीं। 11 लीप वर्ष है, नहीं। 12 लीप वर्ष है, हाँ, 12 जो है वो लीप वर्ष है। तो जैसे ही लीप वर्ष आ गया इसमें संख्या जुड़ जाएगी 2। तो अभी तक सब में एक जुड़ती थी, ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये नहीं है, तो यहां पे जुड़ती थी एक एक। तो अगर यहां पे नहीं होता तो यहां पे जुड़ता केवल एक एक, लेकिन यहां पे 9 तो यहां पे खड़े ही है, 10, 11, 12 और यहां 13 है। फिर यहां पे ये लीप वर्ष नहीं, एक, तो सब में एक एक जुड़ता है, तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या जुड़ेगी, यहां पे 5 जुड़ जाएगा।
तो शनिवार में 5 दिन हमें जोड़ लेना है। तो शनिवार में 5 दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, मतलब गुरुवार दिन था। बात यहाँ पे समझ गए? बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल भाषा में समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। कोई भी इशू हो तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूं। बाकायदा टाइम लिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैं किस तरीके से आपको ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस को समझा सकूं, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। 28 फरवरी 2017 को मंगलवार है, तो पूछ रहा है 28 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 2017 मतलब 2018, 2019, 2000 या 2019 ही है, ठीक है। 18 और 19 है, यहां पे 2 ही वर्ष हो रहा है। अब देखिए क्या 18 लीप वर्ष है? क्या 18 लीप वर्ष है? नहीं है, तो मतलब 1 जुड़ेगा। 19 लीप वर्ष है? नहीं है, तो 1 जुड़ेगा। इस तरीके से यहां पे संख्या जुड़ जाएगी 2। तो मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार। तो इसका मतलब है कि आंसर जो है वो थर्सडे था, बृहस्पतिवार था। आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। लीप वर्ष में 2 जोड़ना है और सामान्य दिनों में आपको 1 संख्या जोड़नी है। अब आ जाते हैं कैलेंडर का एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है और बहुत पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में मैं 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तीनों क्वेश्चंस को रट लेना। 2011 का कैलेंडर वर्ष डॉट 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 कैलेंडर के समान है, किस वर्ष के समान होगा, ये क्वेश्चन आता है। आपको कुछ नहीं करना है, जो वर्ष दिया गया है क्या ये एक लीप वर्ष है, क्या ये लीप ईयर है, तो आपको पता चला कि ये एक लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर क्या होता है? वो संख्या, जो वर्ष होता है वो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो 4 दुनाई 8 आता है और 8 में यहां 3 बचा, तो इसका मतलब हो गया कि ये एक लीप ईयर नहीं है। अब यहां पे अब यहां पे जो ऑड वैल्यू निकल के आती है, जो यहां पे संख्या निकल के आती है, इस संख्या को ध्यान रखना। या तो संख्या 1 आएगी, या तो संख्या 2 आएगी, या तो संख्या 3 आएगी और या तो संख्या 0 आएगी। बात यहां पे समझ गए? अगर 1 आती है संख्या तो आपको जोड़ना है +6। कहां पे जोड़ना है? +6। यहां पे 2011 में आपको +6 जोड़ देना है। अगर संख्या 2 दिखती है तो +11 जोड़ देना है। अगर संख्या 3 दिखती है तो +11 जोड़ देना है। और अगर संख्या 0 दिखती है, ठीक है, तो +28 जोड़ देना है। क्या समझे? 28 जोड़ देना है। अभी हम ये 0 वाले कॉन्सेप्ट को अभी फिर से बताते हैं, जगह भर गई है ना। अब यहां पे हम क्वेश्चन को पहले दे, तो हम यहां पे 3 था और हमें कितना जोड़ना है? 11। तो 2011 में +11 जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 2022। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर ये संख्या मान लीजिए 2012 होती, तो 12 संख्या वर्ष जो है 4 से भागित हो जाता। बात यहां पे समझना। तो 4 तिहाई 12 हो गया, तो ये हो गया 0। तो अगर ऐसा होता तो आप जब 0 निकल के आता है तो ये हो गया, मान लीजिए 2012 एक लीप ईयर हो जाता। बात यहां पे समझ गए? तो इसमें आपको जोड़ना था +28। तो 2012 में +28 आपको जोड़ना होगा। तो मतलब 0, 3, 1, 4 और 2, 2040 वाले ईयर जो है आपके 2012 के कैलेंडर के समान होगा। तो बात यहां पे समझ गए? चलिए अब अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2060 का कैलेंडर वर्ष डॉट डॉट कैलेंडर के समान होगा। तो 2060 मतलब 60 को हम पहले तो 4 से डिवाइड करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि क्या ये एक लीप ईयर है। तो देखिए 4 को डिवाइड करिए, तो 4 × 24, चलिए। तो अब एक सेकेंड प्लीज। हाँ, देखिए ये वर्ष जो है 60 है, ठीक है। अब हमें इसको करना है 4 से डिवाइड, ठीक है। तो यहां पे देखिए 4 × 9 4 हो गया, यहां पे कितना हो गया? 2 और 4 × 5 20 हो गया। सीधा सीधा ये पता चल गया कि हमें ये जो वर्ष है ये लीप ईयर वर्ष था।
ये वर्ष लीप ईयर था, और लीप ईयर में क्या करते थे, प्लस 28 जोड़ते थे। जब हमें 0 मिलता है तो हम 28 जोड़ते हैं, तो 1960 में हम सीधा सीधा 28 जोड़ देंगे। 8 8 1988 में ये कैलेंडर जा करके रिपीट हो जाएगा। बात यहां पे समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। हर क्वेश्चन अपने आप में कुछ ना कुछ छुपाए बैठा है, इसलिए भागिएगा नहीं। 1892 का कैलेंडर वर्ष किस कैलेंडर के समान होगा? अब देखिए 72 की पूछ रहा है बात, तो कुछ नहीं, 4 से डिवाइड करके देख लो। 4 एकन्नम 4, 4, तो ये भी लीप ईयर निकल के आ गया। लीप ईयर निकल के आ गया, तो इसमें भी हम सिर्फ 1872 में प्लस 28 जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहां पे 1900 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आंसर यहां पे होगा। अब एक सेकेंड, हाँ, अब देखिए यहां, अब इसी क्वेश्चन को मैं ढूंढ रहा था। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो रहा था कि बार बार कि कहीं ये क्वेश्चन तो नहीं आ गया। अब देखिए इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे कॉन्सेप्ट में तो यहाँ पे अब देखिए 1872, 72 को हमने 4 से भाग दिया, 18 चौको 72 आ गया। अब ये कट गया, इसका मतलब है कि ये एक लीप ईयर होगा। अब हमने 1872 में 28 जोड़ दिया, 1872 में हमने 28 जोड़ दिया, तो 80 यहां 1900 आ गया, यहां पे 1900 आ गया। और अगर, अब ध्यान रखिएगा, जब हम संख्या जोड़ते हैं, प्लस 28 जोड़ते हैं, और कोई संख्या शताब्दी वर्ष आ जाए, अगर शताब्दी वर्ष आ जाए, जब शताब्दी वर्ष आ जाए, तो फिर उस संख्या में हमें 28 नहीं जोड़ना है, 40 जोड़ना है। क्या जोड़ना है? प्लस 40 जोड़ना है। तो अगर संख्या इस तरीके से आ जाए, तो आपको 1872 में जो 28 जोड़ा था वो ना हो करके फिर 40 जोड़ देना है। तो यहां पे 2 7 4 11, 9 और 19 12, आंसर हो गया ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अलग तरीके का था। तो यहां पे आपने 3 कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। एक तो ये कि जो जीरो लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट है, लीप ईयर में 0 आ जाता है तो आपको प्लस 28 जोड़ते हैं। लेकिन अगर 28 जोड़ने के बाद शताब्दी वर्ष हो जाए, अगर जोड़ने के बाद शताब्दी वर्ष आ जाए, तो सीधा सीधा संख्या में 40 जोड़ना है, सीधा सीधा वर्ष में 40 जोड़ना है। बात यहां पे समझ गए? 0 आ जाए, और सॉरी, 1 आ जाए, 1 आ जाए, 1 आ जाए तो आपको कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है। 3 2 आ जाए तो आपको कितना जोड़ना है? 11 जोड़ना है। 3 आ जाए तो कितना जोड़ना है? 11 जोड़ना है। तो यहां पे इतने कॉन्सेप्ट बस ध्यान रखना, एग्जाम में गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 अगस्त 2023 को शनिवार है, और 25 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए वहां पे हमने क्वेश्चन पूछा था कि 26 अगस्त 2023 को शनिवार है, तो 26 अगस्त 2024 को क्या होगा? दिन वहां पे समान थे, डेट भी वहां पे समान थे, मतलब महीना और डेट समान था, वर्ष पर। यहां पे देखिए अलग हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब एक ही साल का बात हो रही हो, एक साल की बात हो रही, तो आपको करना क्या है? बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है। एक तो पहली बात तो ये याद रखना, अगस्त, अगस्त में आपको 31 का महीना होता है, 5 दिन बाकी है। बात यहां पे समझ गए? सितंबर में कितने दिन है? 30 दिन का होता है। अक्टूबर कितने दिन का होता है? 31 का होता है। नवंबर कितने दिन का होता है? 2 डेज का होता है। और दिसंबर कितने दिन का है? यहां पे 25 दिन का है। तो यहां पे 25 दिन का है। नवंबर भी 30 दिन का होता है, 2 डेज लिख रखा है। ठीक है, यहां पे बात समझ गए? आपको कुछ नहीं करना है, जो पूरे के पूरे डेज दिए गए हैं। अब चूंकि हमको इसको वीक में कन्वर्ट करना होगा, तो एक वीक होता है 7, तो यहां पे हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से जब 7 चौक 28, यहां पे कितना ऑड वैल्यू बचा? 2। मैंने आपसे बताया था ना, ऑड वैल्यू इसमें इंपॉर्टेंट है। तो 2 बचा संख्या। अरे भाई 30 को 7 से डिवाइड किया
तो 7 चौको 28 आया, यहाँ पे 2 ही आया, यही संख्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक, 31 में कितनी वैल्यू बचेगी? 31 में यहाँ पे 2 बचा तो यहाँ पे 3 बचेगी, फिर यहाँ पे बचा तो यहाँ पे 2 बचेगी, और 24 यहाँ पे 25 में तो 7 तिक 7 7 7 7 तिरिका 21 और यहाँ पे 4 वैल्यू बचेगी। अब हम कुछ नहीं करना है, हमें सारी संख्याओं को जोड़ देना है। कुल मिला के इन सारी संख्याओं को जोड़ दीजिए, 5 2 3 2 4, तो 5 + 5 10 और 4 2 16। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे आया कितना? 16। और फिर हम इसको फिर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7, क्योंकि 7 से कम आना चाहिए, आंसर हमें 7 से कम निकालना है। जैसे 7 से ऊपर हो तो उसे 7 से डिवाइड कर देना, ध्यान रखिएगा। तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पे संख्या आ गई, ऑड वैल्यू की संख्या आ गई 2। अब यहाँ पे ऑड वैल्यू की संख्या 2 आ गई, तो इसका मतलब है कि शनिवार, फिर संडे और मंडे, आंसर होगा सोमवार वाला दिन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर आपको मीन प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन आज से आ जाएं, तो आपको इसमें मैं 2 या 3 तरीके के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। तो देखिए 25 और 36 का माध्य अनुपात क्या होगा? अगर मीन वाले क्वेश्चन आ जाए, माध्य अनुपात का क्वेश्चन आ जाए, तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों संख्याओं का रूट ले लीजिए, 25 गुणे 36, तो 5 25, इसका 5 है, ये 6 है, 6 पंचे 30, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। रूट लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 12 और x का मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन 6 है, तो x की वैल्यू ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, तो इसको भी देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि मीन में आपको रूट लेना है, तो रूट आपने कहा यहां पे 12 और 2 संख्या यही दी थी, और मीन यहां पे दिया है 6। जब हम किसी रूट को निकालते हैं तो हम रूट का निकालने के लिए हम स्क्वायर करते हैं, तो हमने इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं? अरे हम ये लिख सकते हैं कि नहीं? ध्यान से देखिए, तो 6 होता है 36 स्क्वायर इंटू 12 इंटू एक्स, 12 बार 36, एक्स की वैल्यू हो गई 3, यहां पे पूछा गया है 3। बात यहां पे समझ गए? चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक नए तरीके का। 1000 तक की कितनी संख्याएं हैं जो 4 6 और 10 तीनों से विभाज्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट का, इसलिए इसको तैयार कर लो। अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपसे 4 6 और 10 तीनों से विभाज्य हो, तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इन तीनों संख्या का आपको एलसीएम लेना है। इन तीनों संख्या का आपको एलसीएम लेना है। अगर 3 संख्या के एलसीएम क्या होगा इस संख्या का? इसका होगा 60, इसका एलसीएम 60 होगा। और इस 60 संख्या, ये जो एलसीएम निकाला है, इसी को हम डिवाइड करेंगे 1000 को इससे भाग दे देंगे। ठीक है, तो 60 आ गया, 40 आ गया, 60 40 तो कटेगा नहीं, तो यहां पे 0 उतार दिया हमने, 6 36, 360 आ गया, यहां पे 40 आ गया, तो यहां पे जो संख्या निकल के आई वो 40 निकल के आई। अब तो ये कटेगा नहीं, तो इसका मतलब है कि जो यहां पे जो संख्या निकल के बचती है, जो भागफल आता है, उस जो यहां पे संख्या निकल के आ रही वही इसका आंसर हो गया। ऑप्शन यहां पे डी इसका सही जवाब होगा। यहां पे समझ गए? चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं। 7 और मतलब 600 तक की कितनी संख्याएं हैं 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं? कुछ नहीं, मैंने कहा था कि इसका एलसीएम निकालना होगा, तो 7 तिरका 21 हो गया। अब 600 को हम 21 से भाग दे देंगे। ठीक है, 600 को 21 से भाग दे देंगे, तो यहां पे 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 42 हो गया, यहां पे 18 हो गया, ये 0 हमने निकाल दिया, और 8 दूनी 16, 8 1 9 8 और दूनी 16 यहां पे आ गया, ये बचा 12, नीचे तो 12 बचा, तो इसका मतलब है कि ऊपर जो 28 आंसर आ रहा है तो वही आंसर हो गया 28। कुछ भी नया नहीं है, बस सब ट्रिक से ही मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। अब एक है घड़ी वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लॉक वाले क्वेश्चन आते हैं, सिंपल ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए 9 बजकर
9:32 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा? आपसे कोण पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, बहुत ही आसान है भाई। 9:32 में पूछ रहा है, यहां पे सिर्फ 30 का गुणा कर दीजिए और यहां पे 11/2 का गुणा कर दीजिए। बात ये तो याद रहेगा ना, घंटे की सुई पर 30 का गुणा करना है और मिनट की सुई पर 11/2 का गुणा करना है। तो 9 × 27 270 और रेशियो ये रहा। और यहां पे अगर हम कॉल कर दें 2 × 1 = 2 और 6 दूनी 12, 16 आएगा। तो यहां पे 176 आएगा। इन दोनों के बीच का जो अंतर निकल के आएगा यही इसका आंसर होगा। तो इसके बीच का अंतर है 94। आंसर हो गया ऑप्शन ए। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन आया नए कॉन्सेप्ट के साथ कि जब 12 बजने में 4 मिनट बाकी हो। अब देखिए यहां पे 12 बजने में 4 मिनट बाकी है, तो मतलब हम यहां पे संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब जो घड़ी की सुई है वो यही तो कह रही है 12 बजने में 4 मिनट बाकी है। तब इनके बीच में कोण पूछ रहा है। सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको 30 से गुणा करना है, यहां पे मिनट में 11/2 से गुणा करना है। 11 तियाई 33 ये हो गया, और ये जो है 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, इसको अगर करेंगे तो 308 आएगा। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो है 22 डिग्री का। आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर होंगे? तो 100 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? अब ये क्वेश्चन आप बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना, थोड़ा सा इसमें हर पूरी तरीके से ट्रिक पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए 100 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर के लिए मैंने आपसे कहा था कि 4 से यह संख्या विभाजित होनी चाहिए। तो भाई 100 वर्ष की बात करें तो अगर हम 100 को 4 से भाग करेंगे तो यहां पे देखिए 25 चौको 100, क्या आ रहा है 25 चौको 100, ठीक। तो अगर अब देखिए ध्यान रखिएगा 25 चौको 100, आंसर तो 25 होगा, तो बहुत सारे बच्चे इसको फट से जो है 25 लगा देंगे, क्योंकि भाई 4 से डिवाइड करने के लिए सर ने कहा था 4 से कर दिया और 25। लेकिन यहां पे एक ट्रिक है, जब सेंचुरी ईयर की बात कर रहा हो ऐसे क्वेश्चन में, जब सेंचुरी ईयर दिया हो 100 वर्ष 2 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष इस तरीके से दिया हो सेंचुरी वर्ष, तब आपको उस वर्ष को 400 से विभाजित करना है। और ये देखिए आप क्या 400 विभाजित हो रहा है? तो ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ये 400 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो जब 400 से नहीं विभाजित होगा तो कुछ नहीं करना है, जो आंसर निकला था 25 उसमें 1 घटा देंगे, तो आंसर हो गया 24। मतलब 100 वर्षों में 24 जो वर्ष होंगे वो लीप ईयर वाले होंगे। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब सेम चीज 200 वर्षों में ट्राई करके देख लेते हैं। तो 200 को हमने 4 से विभाजित किया तो 4 पंचे 20। इस तरीके से अगर हम देखें तो यहां पे जो आंसर निकल के आना चाहिए वो यह है 50। ठीक है। अब देखिए 200 वर्ष तो मैंने आपसे कहा था कि 100 को जो सेंचुरी ईयर होते हैं, सेंचुरी लीप ईयर्स होते हैं, उसमें हम 400 से विभाजित करते हैं। तो जब हम इसको 400 से भाग करते हैं तो क्या यहां पे कुछ बचता है? नहीं। कटता है सीधा सीधा? नहीं। 200 को करते हैं तो क्या होता है? नहीं। तो इस तरीके से हम यहां पे 1 घटाएंगे, यहां पे 1 घटाएंगे, तो हम संख्या कितने घटाएंगे? 2 घटाएंगे। तो सीधा सीधा 2 घटाएंगे तो यहां पे 48 आ गया आंसर। 300 होता तो 300 होता तो भी ऐसे ही होता। 300 होता तो वहां पे हम क्या 400 से हो रहा है? तो कुछ नहीं होता, यहां पे भी सेम प्रोसेस हो जाता, फंस जाता मामला। तो वहां पे 3, यहां पे 3 संख्या घटा देते भाई। 100 में एक बार, 200 में जो है सेंचुरी एक और 300 में एक और, तो 3 घटा देंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते 400 अगर होता तो 400 में 400 हो जाता, तो यहां पे तो कट जाता, तो आंसर सीधा सीधा वही आ जाता जो था। बात यहां पे समझ गए? चलिए, दो संख्याओं का योग 30 है और अंतर है 6, बड़ी संख्या निकालनी है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि दो संख्याओं का योग है, बड़ी संख्या निकालनी है, छोटी संख्या निकालनी है, तो जब बड़ी संख्या निकालनी होती तब हम उसमें दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, बटे और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 36/2, 18 दूनी 36।
अगर छोटी संख्या की बात करता तो माइनस कर देते, यही संख्या को माइनस कर देते, सेम चीज कर देते। बात यहां पे समझ गए? चलिए अब आ जाते हैं एक नए तरीके के क्वेश्चन, जो कि 70 डिग्री का पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। अगर आपसे पूछे कि पूरक कोण के बारे में, तो कुछ नहीं करना है, जो कोण दिया गया है उसमें 90 से घटा दीजिए, 90 से घटा दीजिए, आंसर हो गया 20। पूरक कोण आपका 20 डिग्री आएगा, आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यहां पे पूछ रहा है कि जो 110 डिग्री में, ये 110 डिग्री है, ठीक है, 110 डिग्री में 110 डिग्री का संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। अब जब संपूरक कोण की बात करें, सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें, एंगल की बात करें, तो उसमें हम 180 में जो है 110 घटा देंगे, 180 डिग्री से घटाएंगे। बात यहां पे समझ गए? तो आंसर हो गया यहां पे 70 डिग्री, आंसर हो गया ऑप्शन ए। बात यहां पे समझ गए? अब आ जाते हैं अगले, फिर से 40 डिग्री के पूरक कोण। अब यहां पे पूरक कोण बोल रहा है, तो पूरक में हमने 90 से 40 घटाया, तो 50 डिग्री। और इस 50 डिग्री का, यहां पे ये पूछ रहा है कि इस 50 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। तो हमने आपसे कहा था कि संपूरक कोण में 180 से घटाएंगे, 180 माइनस 50 तो 130 डिग्री। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 25वां क्वेश्चन है। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। 120 डिग्री का रेडियन मान क्या होगा। अब देखिए रेडियन मान अगर आपसे पूछे, ठीक है, कुछ नहीं करना, 100 जो एंगल दिया गया है गुणे पाई बटे 180, ये वैल्यू याद रखना, पाई बटे 180, जीरो से जीरो हटा दिया, 6 दूनी 12 और 6 तिरका 18, तो 2 पाई/3 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन यहां पे ए सही जवाब होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5200 रुपए को राम और श्याम के बीच में 5:8 में बांटा गया है, तो राम को कितने रुपए मिलेंगे। अब देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, भैया इतने रुपए को दोनों के भाइयों में आपस में बांट देना है हमें, अच्छे तरीके से, कोई बिना जो है चीटिंग किए बिना, है ना। अगर हम ऐसा करते हैं तो भैया देखो ऐसा है कि कुछ नहीं करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए, तो 8×5 कितना होता है, 13 होता है, ठीक है, 8×5 13 होता है। और इसी अनुपात को हमें इसके, ये जो है बांटना है, इसको अगर हम भाग करेंगे तो ये करीब 400 होता है। तो यही संख्या को हम 5x इंटू जो है 5x मतलब 5x रेशियो 8x में जो है डिवाइड कर देंगे, 5 इंटू 400 और 8 इंटू 400, आंसर हो गया। तो यहाँ पे राम का पूछ रहा था, तो 5 को 20, यहाँ पे आंसर हो गया यही ऑप्शन, यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, 12 और 8 का प्रथमानुपाती क्या होगा। तो 12 और 8 का प्रथमानुपाती क्या होगा। तो देखिए आंसर क्या होगा, ट्रिक्स पे सॉल्व करिए इसको, आप पहली संख्या का स्क्वायर बटे दूसरी संख्या, यही है इसका फॉर्मूला। तो पहली संख्या का स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर बटे 8, 12 144 बटे 8 मतलब 18, 18 ठीक, आंसर हो गया ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 18 और 50 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती का मतलब है मीन, तो रूट निकाल लो, 18 इंटू 50, अंडर है 900, 3 तिरका 30, आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक, अगला क्वेश्चन, 8 और 20 का तृतीयानुपाती क्या होगा। अब देखिए सारे क्वेश्चंस हैं यहां पे, इस वीडियो में आपको सब कुछ मिल गया है। ठीक, तृतीयानुपाती क्या होगा, तो थर्ड वे जो है थर्ड संख्या का निकालने के पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, पर जब प्रथमानुपाती पूछ रहा था तो पहली संख्या का स्क्वायर करना था, तृतीयानुपाती पूछ रहा है तो दूसरी संख्या का स्क्वायर कर देना और बटे 1 कर देना पहली संख्या। तो 20 का स्क्वायर बटे 8, 400 बटे 8, 50,
आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक, अब यहां पे 3 संख्या दी है, उसका जो है पूछ रहा है चतुर्थानुपाती पूछ रहा है। अब देखिए फोर्थ वैल्यू पूछ रहा है, इसका क्या है, तो यहां पे दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या बटे पहली संख्या, ये इसका फॉर्मूला। तो 16 गुणे 9 बटे पहली है 6, तो 3 दुनाई 6, 3 तिरिका 9, 2 अट्ठे 16, 8 तिरिका 24। आंसर हो गया ऑप्शन जो है बी, यहां पे सही जवाब होगा। आगे बढ़ जाते हैं। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर हो। जब इस तरीके का क्वेश्चन आए कि इसका क्रय मूल्य इतने और उतने के बराबर हो, इस तरीके से, तो देखिए 25 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य मतलब क्रॉस प्राइस 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो जब ऐसा हो तो आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर ध्यान रखना है। तो क्रॉस कॉस्ट प्राइस जो होता है वो अब निकल के आ जाएगी 20 और सेलिंग प्राइस अब मिलेगी आपको 25। ये है इसका ट्रिक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेना है उसकी संख्याओं को। तो इन दोनों के बीच आप देखिए कॉस्ट प्राइस थी 20 और सेलिंग प्राइस है 25। इसका मतलब है कि इसमें लाभ और हानि में हानि हुई होगी, इसमें हानि हुई होगी। तो कितने रुपए की हानि होगी, इसमें हानि हुई है 5 रुपए की। और हमें हानि और लाभ दोनों जो निकालते हैं वो हम कॉस्ट प्राइस से निकालते हैं। 20 से निकालेंगे इंटू 100 कर देंगे, 0 0 कर देंगे, 2 पंचे 10, 5 25। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक, चलिए 2 की पावर 50 का दो गुना कितना होगा, तो 2 की पावर 50 का दो गुना कितना होगा, तो यहां पर 2 की पावर 1 कर देंगे। और जब हमें पता है कि जब पावर और पावर जो है ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है तो ऊपर की जो पावर होती है जुड़ जाती है, तो यहां पर 2 की पावर 51 हो जाएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए कि 2 की पावर 120 और 2 की पावर 3 की पावर 75, 5 की पावर 60 और 7 की पावर 45, इसमें से सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या हमें ढूंढनी हो या फिर क्रम से ढूंढनी हो कि कौन सबसे बड़ी है, उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, अनुक्रमानुपाती है ना, इस तरीके से लगाएं। तो यहां पे अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, जो पावर दी गई है ना, उस पावर का एलसीएम निकाल करके उसी संख्या से डिवाइड कर देना है। तो अगर हम यहां पे एलसीएम निकाले 45, 60 और 75, ये सारी संख्याएं 15 से डिवाइड हो जाएंगी। तो 15, तो 2 की पावर हो गई, एक तो 15 अट्ठे 120, 3 15 तियाई 45, 15 75, 15 चौको 60 और 15 तियाई 45। ठीक है, ये जो है संख्या निकल के आ गई। 2 की पावर 8 जो है वो होता है 256, 3 की पावर 5 होता है 243, 5 की पावर 4 होता है 625 और 7 की पावर 3 होता है 343। तो ये निकल के आया। अब देख रहा है, कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे ढूंढो कौन सी है सबसे बड़ी संख्या। 5 की पावर 4 है, मतलब 5 की पावर 60 है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पे 3 की पावर 5 जो है सबसे छोटी संख्या हो जाती। ठीक है, तो 375 सबसे छोटी हो जाती। अगर क्रम से लगाने क्या था, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर किसी भी रूप में लगाने तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो ये क्वेश्चन को तरीका आजमाइएगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है 360 को 3 से विभाजित भाजकों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए 360 को पहले तो 3 से विभाजित ही कर दो, सबसे पहला काम। एक 120। ठीक है, अब यहां पे 120 का जो है हम संख्या को तोड़ लेंगे। ठीक, तो 120 को तोड़ो, तो ये टूटा, ऐसे संख्या तोड़ना है कि फिर वो टूटे ना।
तो 2 2 बार 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, इतना बेसिक तो आप कर लेंगे ना। जो पावर दी गई है, जो पावर दी गई है उसकी अगली संख्या नोट कर लीजिए। 1 दिया है तो 2 लिख दीजिए, 1 दिया है तो 2 लिख दीजिए, 2 लिखा है सबको मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो आज का जो वीडियो था वो यहाँ पे सीटेट को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब। इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और इसका जो है पेपर में जाने से पहले रिवीजन ज़रूर करिएगा। ये सारे ट्रिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम मोहित चक्रवैश्य है और आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।